हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे? हम लोग देखे थे वर्ब्स के अंदर जो ये इन्फिनेटिव आते हैं और जेरंड आता है, पार्टिसिपल आता है, इसके अंदर देखे थे कि किस तरीके के सेंटेंस देखने को मिलते हैं और ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोग देखे थे। वैसे मैं इन्फिनेटिव का, जेरंड का, पार्टिसिपल का जिक्र कर दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था। आप लोग समझ भी गए होंगे कि किसको इन्फिनेटिव कहते हैं, टू इन्फिनेटिव, किसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, तो वैसे वर्ब्स को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब जरा देखो, कई सारे टीचर्स ना इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और आप किसी भी बुक को जाकर के रेफ़र कर लो, किसी भी बुक को रेफ़र करके आप पढ़ के देखना एक बार, आपको समझ में आती हैं चीज़ें या नहीं, ये मुझे आप ज़रूर बताना। और जिस तरीके को फॉलो कराते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखना कि वो चीज़ याद होती है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, और टीचर्स भी, स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर्स भी इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में आता नहीं, बैठता नहीं एक बार में, और उनके तरीके भी इतने बोरिंग होते हैं पढ़ाने के। मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है कई सारे टीचर से, तो मुझे पता है। लेकिन मैं जिस तरीके को फॉलो कराऊंगा, आप देखना कितना आसान लगेगा आपको इन्फिनेटिव करने से। और तरीके देखो, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तरीका जो है इन्फिनेटिव को पढ़ाने का, ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करेंगी कुछ चीज़ें, कि क्या मैंने इस एग्जाम्पल को पहले देखा है। अगर देखा है तो सही तरीके से देखा है या गलत तरीके से देखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कराने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल्स बताऊँगा, बाद में इसका रूल बताऊँगा, कुछ जो अपने छोटे छोटे तरीके होते हैं तो वो भी बताऊँगा, ताकि आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बैठा रहे। और दूसरा जो तरीका है मेरा बताने का, वो कि कंपेयर करते हुए, कंपेयर कैसे करेंगे और कंपैरिजन के थ्रू हम लोग कैसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एकदम बिंदास होकर के देखो। आज का चैप्टर है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब वैसे वर्ब्स जिसके पहले टू लगता है और वैसा वर्ब जिसके पहले टू नहीं लगता। दो ही तरह के होते हैं, और कितने प्रीवियस ईयर में बैंकिंग में और एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए उसको भी इंक्लूड किया हूँ। अब ज़रा देख लो, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये टेलीग्राम ऐप पे आप अगर सर्च करते हो त्रिगीतम, सिर्फ त्रिगीतम सर्च करोगे, दो ग्रुप मिलेगा, त्रिगीतम 4am क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इन दोनों को ज्वाइन करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ पर क्विजेस कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आराम से लगा सकते हो। ठीक है, अब इस व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पर दिया हूँ, इसका नाम मैं फ़िलहाल चेंज करने वाला हूँ। पर्सनल गाइडेंस को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसका नाम है प्रैक्टिस बैच। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे गाइडेंस के अंदर, और वो भी ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, और टास्क देता हूँ मैं, तो टास्क और ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सारे चैप्टर्स की, तो आप क्या करोगे, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करोगे। व्हाट्सएप पे है ना, जनरल मैसेज नहीं पढ़ता मैं, आपको व्हाट्सएप पे करना होगा। और बिल्कुल कॉल नहीं करना है, कॉल करने का मौका सबको देता हूँ। और ये थोड़ा सा पैसे भी लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि टेस्ट बनाने में भी मुझे पैसे लगते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। और वीडियोस तो मेरे चार्जेस हैं नहीं, कोई भी वीडियोस का मैं चार्ज नहीं करता। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। अब ज़रा देखते हैं हम लोग कि इन्फिनेटिव को कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से फॉलो मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो मिस्टेक है, एकदम भारी भूल जिसको कह सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो ये करते ही करते हैं। देख लो क्या है ये भूल। क्या है कि फर्स्ट रूल जो है आज का, वैसे यहाँ 54 नंबर का रूल है, यानी 53 नंबर का जो रूल है वो कहाँ तक था, आर्टिकल्स कंप्लीट करने में हमें कितने रूल पढ़ने पड़े थे, तो वो 53 थे। और आज हम लोग इन्फिनेटिव स्टार्ट किए हैं, तो 54 नंबर का रूल है। और इस चैप्टर को लोग बोरिंग समझते हैं, इसलिए मैं सोचा कि पहले करा दूं, ताकि आप जब एनर्जी में रहो तो टफ वाले टॉपिक आपको आसान थोड़ा सा लगने लगे। और आसान मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लो। देख लो क्या है, कई सारे लोग, जैसे कोरा में भी मैं पढ़ता हूँ, तो कई सारे लोग एक जनरल मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक है यहाँ पर मैं आपको नोटिस कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट टू नॉट गो एनीवेयर टुनाइट। यहाँ बोल रहा है कि आज रात मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, यही कह रहा है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक है कि ये जो टू है, ये नॉट के पहले आया है, यही यहाँ पर गलत है। टू आना चाहिए नॉट के बाद। नेक्स्ट है, पीपल शुड डिसाइड टू नॉट गिव और टेक डॉरी। मतलब लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि डॉरी नहीं लेना चाहिए, है ना।
ना ही देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये देख लो। यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ भी नॉट के पहले टू लगा है, जबकि टू का इस्तेमाल नॉट के बाद होना चाहिए। और ये रूल कहता क्या है, जरा देख लो। ये छोटा सा रूल है और ये अटेंशन मैं आप लोगों का इधर दिलाना चाहता था कि आप लोग ये मिस्टेक तो नहीं करते ना। तो देख लो, अगर इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट को टू के पहले लगाना होगा। तो जरा देख लो, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं कि टू को नॉट के बाद लगा दो और फिर टू के पहले नॉट को रख दो, बात एक ही है। समझ रहे हो आप लोग क्या कहने का मतलब है? यहाँ पर रूल कह रहा है कि नॉट को टू के पहले लगाना होगा, तो नॉट को टू के पहले लगा दो, या फिर क्या करना होगा, नॉट के बाद ही टू को रख दो। बात तो बराबर है, तो इस चीज़ को याद रखना और ये मिस्टेक मत करना आप लोग, ठीक है? अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ में, तो ऐसे सेंटेंस को साथ में लिखा करो, वहाँ पर इसको एरर दे दो और फिर सेकंड में जो राइट वाला सेंटेंस है उसमें टू को इधर बिठा के आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट फॉर्म देख लो, आई वॉन्ट नॉट टू गो एनीवेयर टुनाइट। नेक्स्ट है, पीपल शुड डिसाइड नॉट टू गिव और टेक डॉरी, ठीक है? तो इस छोटे से रूल को याद रखना। अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं ये करेंगे कि आगे जितने भी रूल्स हैं उसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। बस उसको आपको रिलेट करते जाना है वर्ब से, ठीक है? देखो कैसे याद करा देता हूँ पूरा। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, एक छोटी सी स्टोरी कहो या फिर कॉमन सेंस की भी बातें कह सकते हो, या फिर उसको आप रिलेट कर सकते हो, अपने दिमाग में आप एक इमेज बना सकते हो, ठीक है? वही मेरी कोशिश भी होती है कि आपके दिमाग में जो एक इमेज है वो बैठ जाए और आप हमेशा के लिए याद रख पाओ, जिसको विजुअलाइजेशन की पावर भी कहते हैं। जरा देख लो, जो स्टोरी बता रहा हूँ ध्यान से समझना। मार्केट में 3 तरह के गरीब लोग होते हैं। पहला जो भूखा नंगा होता है। भूखा नंगा यानी आपको मैं बताता हूँ, एक V1 है, देखो गौर से, एक V1 है और इस चैप्टर में हम 2 ही तरीके की चीज़ बताया हूँ, V1 और V4। यानी V4 किसको बोलते हैं, वर्ब का चौथा रूप, VING वाला। यही दोनों किस्म के हम लोग लोगों के बारे में बात करेंगे। भूखे नंगे कहने का मतलब है कि जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इस वर्ब को इन्फिनेटिव तब कहेंगे जब इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता। और ये वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है, VING, मतलब मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अगर नहीं होता है तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, भूखा नंगा इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है? दूसरा जो गरीब किस्म का लोग होता है जिसके पास VING वाला फॉर्म होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, ये सारे वर्ड्स, ठीक? और तीसरा जो है V1 होता ही है लेकिन इसके साथ टू का प्रयोग होता है। तो ये 3 तरह के गरीब लोग हैं हमारे समाज में, इतना ध्यान रखना, ठीक है? एक भूखा नंगा जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, और दूसरा जिसके साथ टू का प्रयोग होता है, और तीसरा जिसके साथ VING वाला फॉर्म लगता है, ठीक? अब हम लोग गरीब क्लास की तो बात कर लिए, अब अमीरों की भी बात कर लें। तो 3 तरह के अमीर लोग होते हैं। पहला होता है थोड़ा सा कम अमीर के लोग, है ना, जो बहुत लोगों को हेल्प नहीं कर पाते लेकिन हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं मीडियम क्लास के अमीर लोग, ठीक? तीसरे होते हैं जो बिल्कुल ही हाईली रीच होते हैं, जिसको हाईली अमीर कहेंगे यहाँ पर, ठीक है? अब सवाल आता है कि जो भूखा नंगा लोग होता है वो किसके पास अप्रोच करेगा सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार ये जाएगा कम अमीर लोगों के पास, ठीक है? तो कम अमीर लोग के पास कौन से लोग आते हैं? तो भूखे नंगे लोग आते हैं, बेयर इन्फिनेटिव आता है जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, वैसे लोग यहाँ पर आते हैं। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखना ही होगा। फिर देख लो सेकंड जो है मीडियम अमीर के लोग, इसके पास कौन कौन आता है? तो यहाँ पर देखो, कलर मैं चेंज कर देता हूँ फिर से एक बार। अब जो ये मीडियम अमीर लोग होते हैं इसके पास कौन लोग आते हैं? तो इसके पास आते हैं भूखे नंगे लोग भी आते हैं और VING वाले लोग भी आते हैं। ये 2 तरह के लोग किसके पास जाते हैं? मीडियम अमीर लोग के पास। तीसरा जो हाईली रीच होता है इसके पास तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, तो ये तीनों क्लास के लोग इसके पास पहुंचते हैं। किसके पास? हाईली रीच लोगों के पास। तो हाईली रीच लोगों के पास ये तीनों लोग ही पहुंचते हैं। तो ध्यान रखोगे इस बात का। देखो, कम अमीर लोग के पास भूखे नंगे लोग ही सिर्फ पहुंचते हैं, 2+V1 वाले लोग, है ना, मतलब जिसके साथ टू नहीं लगता वैसे लोग। और मीडियम अमीर के पास VING वाले लोग भी पहुंचते हैं, और जिसके पास
कुछ भी नहीं है, भूखा नंगा है, वो दोनों पहुंचते हैं। और जो हाईली रिच है उसके पास ये तीनों ही लोग पहुंचते हैं, जिसके साथ टू लगता है वो भी, जिसके साथ टू नहीं होता वो भी, और VING वाले लोग भी पहुंचते हैं किसके पास, हाईली अमीर लोगों के पास। बस इतनी सी स्टोरी आपको ख्याल रखने हैं। देखना, आप बस ये समझ लो कि इतनी सी स्टोरी में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से आगे आगे होता क्या है। देख लो, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन एक बार रूल को मैं बता देता हूँ कि जो पहले गरीब लोग हैं जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता, वो क्या क्या है देख लो। मतलब कम अमीर वाले लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि कम अमीर लोग कौन कौन होते हैं। तो अपने तरफ से याद रखना है कि लेट और मेक, ये दोनों ऐसे हैं, लेट और मेक ऐसे अमीर लोग हैं जिसके बाद जो भी आता है क्या, वर्ब्स, वो बिना टू का आता है, मतलब भूखा नंगा चला आता है। इतना याद रखना। कौन कौन है, लेट और मेक, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। ये तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, वुड रादर, शुड रादर, वुड बेटर, शुड बेटर, रादर देन, हैड बेटर। इसका मतलब क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ट्रांसलेशन भी लाया हूँ इसके ऊपर बेस्ट। तो देख लो क्या याद रखने हैं कि लेट और मेक ऐसे अमीर लोग हैं जिसके बाद जो भी वर्ब आता है वो भूखा नंगा चला आता है, उसके पहले टू साइलेंट होता है, वो बिना टू का आता है। तो इतना याद रखना अपने तरफ से। अब समझाऊंगा कि मीडियम क्लास के जो अमीर लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं और क्यों होते हैं, ये मैं याद करा दूंगा। अब बिल्कुल टेंशन ना लो, देख लो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सी है, हियर है, फील है, वॉच है, नोटिस है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इसके बाद जो V1 आता है वो टू के बिना भी आता है, मतलब भूखे नंगे लोग भी आ जाता है, और VING वाला भी लोग आता है। और ये कौन से लोग हैं, सी, हियर, फील, वॉच एंड नोटिस, कैसे लोग हैं, ये सब मीडियम अमीर लोग हैं, जो मैं अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, क्यों है मीडियम अमीर लोग ये, तो इसको डॉक्टर से रिलेट करने की कोशिश करना। और डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं होते लेकिन मीडियम होते हैं, जैसे अंबानी लोग हाईली रिच होते हैं ना, अमिताभ बच्चन लोग काफ़ी ज़्यादा, वो 10-10, 20-20 डॉक्टर को भी रख सकते हैं अपने घर पे, तो वे लोग हाईली रिच होते हैं। लेकिन ये लोग डॉक्टर किस्म के होते हैं, थोड़े से मीडियम रिच होते हैं। और मीडियम रिच लोग जो होते हैं वो कैसे लोग होते हैं ज़रा देखो। जैसे कि जो मीडियम रिच लोग होते हैं वो जब किसी को देखते हैं गरीब, है ना, किसी गरीब लोग को देखते हैं या फिर किसी पेशेंट को देखते हैं, सी करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, हियर करते हैं, फिर उनको महसूस करते हैं, है ना। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आपके हार्ट बीट को चेक करते हैं, और भी कुछ करते हैं, महसूस करते हैं आपको सुनने के बाद वो महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद वो आपको केयरफुली वॉच करते हैं। वॉच का मतलब होता है काफ़ी ध्यान से देखना, और देखने के बाद काफ़ी कुछ नोटिस करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है सी, वॉच और नोटिस, ये तीनों एक ही क्लास के वर्ड्स होते हैं, मतलब एक ही तरीके के सेंस देते हैं देखने के सेंस में, है ना। तो इतना याद रखना कि जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं वो किसी को भी अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से देखते हैं, फिर उनको सुनते हैं, फिर उनके दर्द को महसूस करते हैं, फिर उनको वॉच करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसके बाद दवा दारू जो भी देना होता है एक डॉक्टर को वो देते हैं, है ना। तो इतनी सी बात को आपको ख्याल रखने हैं। तो जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, मीडियम क्लास के जो अमीर लोग होते हैं, उसके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, एक भूखा नंगा चला आता है जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं उसके बाद उसको, और VING वाला भी लोग इसके पास आते हैं। तीसरा किस्म का जो रीच क्लास होता है, क्या होता है, तीसरे क्लास का जो रीच होता है, बस उसमें एक ही है, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड सिर्फ हेल्प है। हेल्प एक ऐसा वर्ब है, आप नोटिस करना, किसी भी बुक को रेफ़र करना, आपको अगर इन्फिनिटिव आसानी से समझ में आ जाए तो मुझे आप पढ़ा देना, मैं फ़ोन करूँगा आपको, ठीक है। कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, आप उनसे भी पढ़ करके देख लेना, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आज समझो कि बस यूं ही ख़त्म कर दिया मैं इन्फिनिटिव को एकदम मज़े मज़े में। देखो, हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद भूखा नंगा भी चला आता है, मतलब बिना टू वाला भी चला आता है, और टू वाला भी इन्फिनिटिव आता है, और VING वाला भी आता है। मतलब तीनों क्लास के गरीब क्लास के लोग हैं वो तीनों चले आते हैं किसके पास, हेल्प के पास, और यही हेल्प जो है वो हाईली रीच है। अब यहाँ पर हेल्प से क्या मतलब है, हाईली अमीर ये कैसे है, तो इसको समझ लो कि ये खुद ही भगवान हैं। कौन है, खुद ही भगवान है, जो अमिताभ बच्चन को भी हेल्प कर देंगे, अंबानी को भी हेल्प कर देंगे, हर किसी को हेल्प कर देंगे, मतलब ये सीधा सीधा गॉड हैं,
है ना। तो गॉड हर किसी का हेल्प करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए इसको मैंने हाईली रीच कहा। और जो हाईली रीच है उसके पास तीनों क्लास के लोग पहुंचते हैं, भूखे नंगे लोग भी, टू वाले भी और VING वाले लोग भी पहुंचते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, फिर देखना कितने आप एग्जाम में अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हेल्प कैसे हाईली रीच, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके पास तीनों क्लास के लोग आएंगे, है ना। तो ये रूल कह रहा है कि हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू वाला भी आता है इन्फिनेटिव, और बिना टू वाला वर्ब भी आता है जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और VING वाला जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये भी आता है। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। स्टोरी अगर समझ गए हो तो हम लोग देखेंगे कि कैसे चुटकी बजाते ही हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा था अभी अभी आपको कि लेट और मेक दो ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद, इन दोनों वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब आता है सेंटेंस में वो बिना टू का चला आता है, भूखा नंगा चला आता है, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वे सारे वर्ड्स को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये तो याद रख लोगे ना, क्या लेट और मेक को याद रख लोगे, और ये तीनों और बाकी जो बच जाता है ये एक ही क्लास का है, वुड रादर, शुड रादर, वुड बेटर, शुड बेटर, रादर देन, हैड बेटर। तो इतना आपको अपने से ध्यान रखना है। और ये सारे कैसे क्लास के लोग हैं, कम अमीर वाले लोग हैं, इसलिए इनके पास भूखे नंगे लोग चले आते हैं, और सिर्फ भूखे नंगे वाले आते हैं, VING वाला और टू वाला नहीं। देख लो क्या कह रहा है पहला एग्जाम्पल। यहाँ बोला है ही हैज़ लेट एवरी वन ऑफ अस टू फील एम्बैरेस्ड विद हिज बिहेवियर। मतलब उसने क्या किया, हम लोग में से हर किसी को शर्मिंदगी महसूस करा दिया उसके बिहेवियर से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लेट वर्ड आया है, देख रहे हो। तो लेट वर्ड जैसे एग्जाम में कहीं भी दिख जाए सेंटेंस में, ये रूल आपके दिमाग में खनकना चाहिए कि इसके पास भूखा नंगा वाला वर्ब आया है कि नहीं। तो भाई यहाँ पर फील है, लेकिन ये भूखा नंगा कहाँ आया, अपने साथ तो एक दो चार बच्चे भी लेते आया है ना, मतलब टू भी लेते आया है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए। इसके साथ कौन सा आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव का मतलब ये वाला वर्ब को कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, हमेशा इसको बेयर इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे, है ना। मतलब जब इसके साथ टू नहीं आए तब इसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, और जब इसके पहले टू आ जाए तो उसको सिर्फ इन्फिनेटिव और फिर टू वाला इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा कि लेट के बाद भाई जो भी वर्ब आया है इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होना है। और लेट कैसे क्लास के अमीर लोग हैं, कम अमीर लोग हैं, इसके पास सिर्फ भूखे नंगे लोग आते हैं, तो टू यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है विथ हिज हिलेरियस जोक्स, मतलब अपने हास्यास्पद जोक से उसने क्या किया, ही मेड एवरीवन इन द ऑडियंस टू लाफ। ऑडियंस में हर किसी को उसने हंसाया, है ना। मेड लाफ का मतलब होता है हंसा दिया, है ना, हंसा देना, हंसना नहीं हंसा देना, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि मेड वर्ड आ गया है, जैसे मेक या मेड आ जाए समझ जाओ कि इसके बाद जो भी वर्ब आया होगा, है ना, तो इसमें से कौन सा है, इसके बाद वर्ब लाफ है, तो ये भी इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट और मेक ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब अपने पहले टू का प्रयोग नहीं होता, उसके साथ टू नहीं लगता, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, भूखा नंगा लोग कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास पहुँचते हैं, मतलब जो मीडियम रेंज के लेट और मेक जो वर्ड है वो कम, सबसे कम अमीर लोग होते हैं, और सबसे कम अमीर लोग के पास कौन जाएगा, सिर्फ भूखा नंगा लोग जाएगा, इसलिए इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब जरा देखो नेक्स्ट है ही मेड मी टू लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो यहाँ भी मेड है और इसके बाद क्या है, लाफ है, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप समझ चुके हो। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर अभी बारिश हो रही है, यू हैड बेटर स्टेड हियर फॉर अ व्हाइल, अच्छा होता अगर आप कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाते, है ना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जी हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैड बेटर, अभी अभी आपको बताया था, वुड रादर, शुड रादर, हैड बेटर, रादर देन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसके बाद अगर वर्ब आता है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, फिर भी ये गलत क्यों है। तो छोटा सा मिस्टेक आप कर बैठते हो क्या, कि यहाँ आप नहीं समझते कि ये वाला वर्ब आपका V1 फॉर्म में होना चाहिए, ना कि V2, है ना। और ये यहाँ पर क्या है, स्टेड V2 फॉर्म में है, इसलिए इसको हटा करके आपको सिर्फ और सिर्फ स्टे करना पड़ेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप समझ गए कि हैड बेटर तो है लेकिन यहाँ पर टू नहीं है, वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेड नहीं होगा, सिर्फ स्टे होगा, क्योंकि यहाँ पर V1 की बातें मैं कह रहा था। नेक्स्ट है आपका इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मतलब यह असंभव है कि उसको समस्या के बारे में समझा पाना, है ना।
अब यहाँ पर क्या है, मेक है, मेक वर्ड जैसे आ गया, इसके बाद कौन सा वर्ब है, इसके बाद अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड के बाद, अंडरस्टैंड के पहले टू का प्रयोग करोगे नहीं, क्योंकि लेट और मेक के बाद आने वाले वर्ब्स के पहले टू वाला नहीं आता, टू नहीं लगता है ना, तो यहाँ से टू को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड से पहले टू नहीं होगा, और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लो क्या है, द क्रूएल लेडी, ये बैंकिंग में पूछा गया है, ये भी बैंकिंग में पूछा है, ये भी बैंकिंग में पूछा। देख लो यहाँ क्या बोला है, द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कठोर निर्दयी लेडी है, उसने अपने सौतेली बेटी को क्या किया, घर के सारे काम काज को करवाया, है ना। मेड डू का मतलब हो जाता है यहाँ पर करवाया, है ना, मेक डू का मतलब करवाना। तो यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर मेड है, मेक जैसे आ गया, आपके दिमाग में बस खनकना चाहिए, क्या खनकना चाहिए कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसके पहले टू नहीं लगाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि लेट और जो मेक एक वर्ड है वो क्या होता है, कम रीच लोग होते हैं, और इनके पास सिर्फ कैसे लोग पहुंचते हैं, नंगे भूखे लोग पहुंचते हैं। तो नंगा पहुंचना है, मतलब यहाँ से टू को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देख लो नेक्स्ट है, हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स have made his parents bent their heads in shame। मतलब उसके जो कुछ ऐसे कारनामे हैं, डिसऑनेस्ट वाले कारनामे हैं, वो उसके माता पिता को क्या कर दिया, शर्मिंदगी के वजह से, शर्म के मारे सर को झुका दिया उसके डिसऑनेस्ट एक्ट्स ने। तो देखो यहाँ पर है, मेड वाला वर्ड आ गया है, मेक का ही फॉर्म है, लेकिन मेक वाले फॉर्म, अब मेक वर्ड जो है उसके बाद कौन सा आया है, यहाँ पर बेंट आया है, ये वर्ब है, इसके पहले तो टू नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत क्यों है, क्योंकि मैं बताया हूँ कि बेंट जो है इसके बाद वाले जो वर्ब होना चाहिए V1 के फॉर्म में होना चाहिए, उसके पहले टू तो नहीं लगना चाहिए, जो टू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है बेंड का, किसका, बेंड का, झुक जाना का। तो यहाँ पर बेंड होगा ना कि बेंट होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आपको परख है कि नहीं, ये V1 में होता है। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि इसके पहले टू नहीं आता है, दोनों चीज़ आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए हैं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। उसके रूडनेस, है ना, जिसको बोलते हैं अक्खड़पन के वजह से उसको क्या किया, मैंने उससे माफ़ी मंगवाया, है ना, माफ़ी मांगा नहीं, माफ़ी मंगवाया, मेड अपोलोजाइज, है ना। तो यहाँ पर मेक है, इसके बाद माफ़ी मांगना एक वर्ब है, ये तो V1 फॉर्म में ही है, इसके पहले क्या नहीं आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए, यहाँ से टू को हटाना चाहिए। ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, वो बोल रहा है यूड बेटर, यहाँ पर वुड है, यू के बाद जो एपोस्ट्रोफ और डी लगा है, इसका मतलब वुड है ना। यू वुड बेटर, और फिर हैड बेटर भी यहाँ पर बोल सकते हो, हैड बेटर ही होगा, इनफैक्ट वुड नहीं, हैड होगा। तो यू हैड बेटर गोन नाउ और यू विल बी लेट। अच्छा होगा तुम अभी चले जाओ वरना लेट हो जाओगे, है ना। अच्छा होता अगर तुम यहाँ से चले जाते वरना लेट हो जाओगे, ये इसका मतलब है, अच्छा होता के सेंस में, हैड बेटर के सेंस में। तो यहाँ पर देखो हैड बेटर, वुड रादर देन, ये सारे जो भी वर्ड में बोला, इसके बाद भी क्या आना चाहिए, जो भी वर्ब आना चाहिए उसके पहले टू नहीं लगना चाहिए। तो टू तो नहीं है, तो करेक्ट होना चाहिए, जी हाँ। लेकिन सेकंड चीज़ क्या कह रहा था कि ये वाला जो वर्ब होना चाहिए V1 का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर गो नहीं, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गो होना चाहिए। तो हैड बेटर के बाद, वुड रादर के बाद, वुड बेटर के बाद जो भी वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ V1 फॉर्म में होते हैं, ना कि V3 V2 के फॉर्म में। ठीक, और इसके पहले टू भी नहीं लगना चाहिए, ये भी सिखाया। तो यहाँ पर गोन को हटा के गो करना पड़ेगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को देखे, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए, मतलब मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना, कभी नहीं किया इतना मेहनत मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करने नहीं भूलना है, ठीक है, शेयर करो, सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो, ऊपर मन से सपोर्ट नहीं करना है। अब यही रूल को मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि ये सब कम गरीब वाले वर्ड हैं, मतलब कम अमीर लोग हैं। लेट और मेक, इसके पास सिर्फ नंगे भूखे लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ पर है वुड रादर, शुड रादर, वुड बेटर, शुड बेटर रादर दैन, हैड बेटर, और लेट और मेक। तो दो ही चीज़ याद रखना है, लेट और मेक, और ये वाला ग्रुप वाला वर्ड्स को। इसके बाद जितने भी वर्ब्स आते हैं, इसके बाद जितने भी वर्ब्स इन्फिनेटिव आते हैं, उसके साथ टू नहीं लगता। ठीक, देख लो। अब नेक्स्ट रूल के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। जो एक तो कम गरीब वाले लोग हो गए, अब हम लोग चल रहे हैं किसकी ओर,
हम लोग चल रहे हैं थोड़े से मीडियम क्लास के जो लोग गरीब हैं, अमीर हैं उसके पास। तो मीडियम क्लास के जो अमीर वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लो। वो है सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस। सी, वॉच और नोटिस एक ही तरीके का देता है ना। जब कोई मीडियम क्लास के अमीर लोग होते हैं वो किसी को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो उनको बहुत ही प्यार से सुनते हैं, है ना, उनकी सुनते हैं, फिर उनको महसूस करते हैं, बाद में उनकी हेल्प भी करते हैं, है ना। तो हेल्प तो हाईली रिच वाले लोग करेंगे, आगे देखेंगे। तो इतने वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे मीडियम वाले लोगों के साथ V1 भी आता है और VING वाला फॉर्म भी आता है, लेकिन V1 जो आता है वो उसके साथ टू नहीं लगा होता, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भूखे नंगे लोग भी पहुँचते हैं और VING वाले लोग भी पहुँचते हैं। देख लो यहाँ पर है आई सॉ हिम गो, ये भी करेक्ट है। उसने उसे जाते हुए देखा, ये भी क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? सी वाला वर्ड आ गया है ना। सी के बाद जो भी वर्ब आया है गो, तो इसके साथ मैं बताया कि बिना टू वाला आता है, तो बिना टू वाला तो है ही, और इसके साथ ING वाला भी आता है। तो देख लो आगे वही है, आई सॉ हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा, ये भी क्या है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर इसके पहले टू लगा दें तो वो गलत हो जाएगा, आई सी हिम टू गो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ VING वाले लोग आते हैं और भूखे नंगे लोग आते हैं, तो यहाँ से टू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू वॉच मी प्ले, तुमने मुझे खेलते हुए देखा, तो इसका मतलब है कि ये तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वॉच, नोटिस और सी ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद क्या है, जो भी वर्ब आता है उसके पहले टू नहीं लगना चाहिए, जो नहीं लगा हुआ है। दूसरा VING लगना चाहिए, ये भी सही है ना, मतलब लगना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर लग गया तो भी करेक्ट है। तो वॉच के बाद यहाँ पर प्लेइंग आया है, तुमने मुझे खेलते हुए देखा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, जो ये गलत है। इसी तरीके से आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना, तो यहाँ पर टू तो नहीं है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। आई हर्ड हिम सिंगिंग, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एक तो भूखे नंगे लोग आते हैं, दूसरा VING वाले लोग भी आते हैं। लेकिन अगर इसके पहले टू लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आई हर्ड हिम टू सिंग, ठीक है। तो इतना समझ गए, ये तो मेरे एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देख लो कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है। तो ये सारे कौन से एग्जाम में पूछा गया, मैं लिखना भूल गया, यहाँ देख लो क्या है। वंस एन ओल्ड हर्मिट, एक बार बूढ़े हर्मिट ने, एक बार बूढ़े साधु कह सकते हो, उसने क्या हुआ, सॉ अ कैट, एक कैट को देखा, पॉन्स अपॉन अ रैट, एक रैट के ऊपर झपट्टा मारते हुए देखा, किसको, एक कैट को। तो यहाँ पर आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि सॉ है यानी सी वाला फॉर्म है, सी वाला फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी इसके बाद वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो आ तो V1 फॉर्म में तो होगा और फिर V के फोर्थ फॉर्म में होगा, यानी VING वाला फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म में तो है, तो ये यानी करेक्ट है। VING भी अगर यहाँ पर रहता तो भी ये करेक्ट हो जाता, लेकिन इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता, जो यहाँ पर भी टू नहीं है, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है चिराग गेट्स सो एनग्रोस्ड इन हिज वर्क, मतलब चिराग अपने कामों में इतना व्यस्त है कि दैट ऑफन ही डज नॉट हियर द टेलीफोन रिंग, कि अक्सर वो टेलीफोन को रिंग करते हुए नहीं सुनता। तो यहाँ पर एक सुनना वर्ड है हियर, और अभी अभी बताया कि गरीबों की कौन सुनता है, मीडियम क्लास वाले लोग, है ना। तो हियर वर्ड आ गया है, हियर वर्ड आ गया है, इसका मतलब इसके बाद जो भी यहाँ पर आया होगा वर्ब, तो कौन सा वर्ब आया है, रिंग, रिंग आया है, तो V1 फॉर्म में है, यानी ये करेक्ट है। VING फॉर्म में भी अगर रहता रिंगिंग तो भी करेक्ट होता, और इसके पहले टू तो नहीं लगा, जो लगना भी नहीं चाहिए था, है ना। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके पास भूखे नंगे लोग भी आते हैं और VING वाले लोग भी आते हैं। भूखे नंगे लोग कहने का मतलब कि भी का फर्स्ट फॉर्म जो बिना टू का होता है। क्लियर है? अब जरा देख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये सारे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, ओमनीपोटेंट जिसको कहते हैं हम लोग, जो हर किसी का हेल्प कर देते हैं, सबसे हाईली रीच होते हैं, भगवान होते हैं, इसके पास हर कोई जाता है, भूखा नंगा भी याद करता है। मतलब V1 वीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है जो बिल्कुल टू के साथ नहीं आता, टू के साथ वाला भी आएगा और VING वाला लोग भी आएगा, क्योंकि ये सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए ये तो हाईली रीच कहलाते हैं। अब जरा देख लो यहाँ क्या है, आई हेल्प्ड हिम डू हिज होमवर्क। तो बताओ हेल्प के बाद कौन सा वर्ब आया है, डू, इसके पहले टू तो नहीं लगा, फिर भी ये करेक्ट है।
आई हेल्प हिम टू डू हिज होमवर्क, ये भी करेक्ट है। मतलब हेल्प के बाद डू वाला आया है, इसके पहले टू लगा है तो भी करेक्ट है। और अगर इसको तीसरे तरीके से कहा जाए, आई हेल्प हिम इन डूइंग हिज होमवर्क, मतलब मैंने उसे उसके होमवर्क करने में मदद किया, तो डूइंग भी आया है, VING वाला फॉर्म भी आया है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कैच है। क्या कैच है? जो भी स्टोरी बताया सब सत्य है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है हेल्प वाले में, हेल्प वाले में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि जो भी इसके बाद VING वाला फॉर्म आएगा उसके पहले इन लगा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिला हुआ? इन लगा हुआ। अगर नहीं इन लगा है तो वो गलत हो जाएगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा इन लगा करके, और ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं, देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, क्या बताया कि ही हेल्प के बाद जो भी वर्ब आएगा और अगर वो VING वाला फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में है वर्ब के, तो उसके पहले इन वाला प्रीपोजिशन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जरा देखो, जैसे यहाँ पर यही था, हेल्प के बाद डूइंग आया है, VING वाला फॉर्म, तो इसके पहले इन लगा हुआ है। आगे देखो कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो, द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा कि शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग आउट द एंशियंट मोन्यूमेंट, उसने क्या कहा कि हम प्राचीन मोन्यूमेंट को हमको क्या करेंगे, फाइंड आउट करने में मदद करेंगी, है ना। कौन कहा? लेडी गाइड ने। देखो कैसे जाने, लेडी है, सी लगा हुआ है इसलिए। यहाँ पर देखो हेल्प है, यहाँ पे है जी, हेल्प के बाद कौन सा आया है? फाइंडिंग, यानी VING वाला लोग भी हेल्प के पास आ सकता है। लेकिन अभी भी बताया कि अगर VING वाला वर्ड है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको इन लगाना पड़ेगा। तो इस वर्ब के पहले इन प्रीपोजिशन का आना जरूरी था, इसलिए यहाँ बोला है कि इन फाइंडिंग होगा, ना कि सिर्फ फाइंडिंग, तो यहीं पर एरर भी था। ठीक, नेक्स्ट है दिस प्रोजेक्ट विच इज़ फंडेड। देख लो ये कहाँ पे पूछा गया, और मैं क्यों नहीं लिखा, ये SSC में ही पूछा गया है या फिर बैंकिंग में, SSC या बैंकिंग में कुछ पूछा गया है। देख लो क्या है ये, दिस प्रोजेक्ट विच इज़ फंडेड, मतलब यह जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया है, किसके द्वारा किया गया है? बाय द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फंडिंग किया गया है। हैज़ हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस ओवरकम पॉवर्टी, मतलब इसने क्या किया है कि 4 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस को क्या किया है? पॉवर्टी से निजात पाने में मदद किया है। अब यहाँ पर मदद करना हेल्प आ गया है। हेल्प के बाद चेक करो कि कहाँ पर है, क्या कहाँ पर दूसरा वर्ब है, तो हेल्प के बाद आपका यहाँ पर कौन सा है? ओवरकम, निजात पाना, है ना, उससे छुटकारा पाना। तो ओवरकम क्या है यहाँ पर? ओवरकम आपका वर्ब है, और अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हेल्प के बाद अगर टू वाला भी आता तो भी करेक्ट है, बिना टू का जो ओवरकम आया है ये भी करेक्ट है, ओवरकमिंग भी होता तो भी ये क्या होता? करेक्ट होता। तो समझ गए यहाँ पर कि यहाँ कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑल्दो, यद्यपि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विल हेल्प टैकल ड्राउट, मतलब सारे अगर रिवर्स को क्या कर दिया जाए, इंटरलिंक कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा? हेल्प करेगा किसको टैकल करने में? ड्राउट को, सूखे को टैकल करने में मदद करेगा, मतलब उसे निजात पाने में मदद करेगा। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ने क्या किया है? बहुत ज़्यादा अटेंशन इसके ऊपर नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, हेल्प वर्ड कहाँ आया है भाई? देख लो हेल्प वर्ड यहाँ आया है। हेल्प के बाद कौन सा आया है आपका? वर्ब, तो वर्ब आया है इसके तुरंत बाद टैकल, टैकल आया है, यानी टैकल भी करेक्ट है, टू टैकल भी रहता तो भी करेक्ट हो जाता, और टैकलिंग भी रहता तो भी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता। ठीक, लेकिन अगर टैकलिंग होता तो इसके पहले इन टैकलिंग होता, हेल्प इन टैकलिंग। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हैज़ हेल्प था और यहाँ पर ओवरकम, अगर यहाँ ओवरकमिंग होता तो इन ओवरकमिंग करना जरूरी था, ओवरकमिंग के साथ इन आएगा ही आएगा। ठीक, बस यही सारे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, और ये रूल क्या है देख लो एक बार फिर से। हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू वाला इन्फिनेटिव वर्ब आता है, बिना टू वाला भूखा नंगा भी आता है इन्फिनेटिव, और VING वाला फॉर्म भी आता है। लेकिन ध्यान रहे कि VING के पहले क्या करना पड़ेगा? इन वर्ड को लगाना पड़ेगा, सिर्फ हेल्प वाले वर्ड के बाद आने वाले वर्ब्स के बाद की बात है ये कह रहा है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट रूल की बातें करते हैं। देख लो एक स्पेशल केस क्या है, देख लो एक स्पेशल केस क्या है। यहाँ है हेल्प, सी, हियर, मेक। क्या है? हेल्प, सी, हियर, मेक। अगर ये सारे वर्ड्स हैं और अगर ये एक्टिव वॉइस में हो तो इनके बाद जो भी वर्ब आता है वो V1 में होगा, इसके मतलब इसके साथ टू नहीं लगा रहेगा। लेकिन जैसे ये पैसिव वॉइस में हो जाए
तो इसके साथ टू का आना ज़रूरी हो जाता है। देख लो क्या कहने का मतलब। इसको कैसे याद रखोगे, इसको इस स्पेशल केस को कैसे याद रखोगे कि अगर एक्टिव में है तो ये इसके साथ टू नहीं यूज होगा, सिर्फ V1 होगा, और अगर ये पैसिव में है तो इसके साथ टू होगा, है ना। तो देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कैसे याद रखोगे। यहाँ पर देखो, इसको इस सेंस में ले लो, इसका ही ले लो, ही, है ना, ही सी, और फिर इसका भी ही ले लो, फिर है ही, फिर इसका मेक ले लो, है ना। यहाँ पर है मतलब एक बंदा ही है जो सी करता है, फिर वही ही जो क्या करता है, मेक करता है। तो एक देखता है और उसे क्या करता है, उसको उसके लिए कुछ करता है ना। तो ऐसे याद रखो, हेल्प, सी, हियर और मेक, है ना। तो यहाँ पर हियर है मतलब उसको सुनता है, उसके बाद उसके लिए कुछ करता है। तो ऐसे याद रखो और कोशिश करो अपने से याद करने की, या फिर वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करो। ये बस एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है कि एक्टिव पैसिव में ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो एक्टिव में अगर होगा तो सिर्फ V1 होगा, मतलब बेयर इन्फिनिटिव, इसके साथ टू नहीं लगेगा। और अगर पैसिव वॉइस में है तो इसके साथ टू लगता ही है। जैसे ही मेड मी लाफ, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि मेक के साथ, ये तो एक्टिव फॉर्म में है, ये तो सबको पता है। एक्टिव फॉर्म में है मतलब एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ जो आया है क्या, ये वाला वर्ब, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करना है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, हियर और सी के साथ और हेल्प और मेक के साथ। तो अब जरा देख लो, आई वॉज मेड लाफ, ये गलत है, क्यों, क्योंकि अगर ये पैसिव में है ना, मतलब मुझे हंसाया गया था, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेड के बाद लाफ आया है तो इसके पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपको ख्याल रखने हैं एक्टिव पैसिव को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर देख लो, आई वॉज मेड टू लाफ होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक। अब जरा देख लो 59 नंबर का रूल क्या कह रहा है। और जो छोटे छोटे इन्फिनिटिव वाले रूल्स हैं ना, उसको मैं ट्रांसलेशन के थ्रू आज भी कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे कई लोग कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ऐसे कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, कि मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है ना, मुझे नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है, या फिर मैं तैरना नहीं जानता। अगर आपको ट्रांसलेशन बोला जाए मैं तैरना नहीं जानता, तो वहाँ कैसे वाला वर्ड नहीं भी रहना हिंदी वाले ट्रांसलेशन में, हिंदी वाले सेंटेंस में, तो भी हाउ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कॉमन सी बात है यार, ये सबको आता है, तो इस चीज़ को मैं रूल में क्यों इंक्लूड करूँ, फालतू चीज़ें, है ना। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से भी हैं, उस चीज़ों को मैं छोड़ रखा हूँ, और बाकी जो डिफ़िकल्ट वाले पोर्शन है उसको तो मैं बता ही रहा हूँ। अब यहाँ जो नेक्स्ट रूल था क्या है, देख लो कि सजेस्ट के साथ ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव, यानी बिना टू वाला इन्फिनिटिव, मतलब नंगे वाला बेयर इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है, बल्कि दैट क्लाउज का यूज होता है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो, देखो इस सेंटेंस को पढ़ो कि द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो ये तो लग रहा है कि यार ये तो करेक्ट होगा कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि रेगुलरली मेडिसिन को लिया करो। द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, जबकि ये गलत है। सजेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, और इसके बाद टू वाला क्या है, वर्ब है, तो इसका यूज नहीं होता, है ना। तो किसका यूज होता है भाई, इसका यूज जो होता है ये होता है कि दैट वाला क्लॉज, तो दैट वाला क्लॉज यहाँ पर आता है, इसके बाद दैट लगता है और वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होता। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पर मैंने ये करेक्ट होना चाहिए, है ना, ये करेक्ट होना चाहिए, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बताया कि सजेस्ट के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद इन्फिनिटी जो लगेगा बिना टू का, है ना, बिना टू का या टू का जो भी है वो गलत ही हो जाता है आपका। तो ये गलत है, इसको मैं इंप्रूव करके दे दूंगा PDF में, टेंशन मत लो। और फिर बोला है कि सजेस्टेड के बाद फिर क्या आना चाहिए, तो दैट लगना चाहिए, और दैट वाले क्लॉज जो का स्ट्रक्चर जो भी होता है उसके साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि द डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट आई टेक मेडिसिन रेगुलरली, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डेली क्या करने हैं, मेडिसिन लेने हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, ये करेक्ट है आपका। अब जरा देखो, ये इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर एरर है कि मैंने गलती से ई क्रॉस कर दिया, ये करेक्ट होना चाहिए, PDF में दे दूंगा। अब जरा देख लो, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, 60 नंबर का रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो लगभग सारे ग्रेजुएट को पता होता ही है, अगर वह थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ा हो। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आई डोंट नो हाउ टू रीड अ नॉवेल, और फिर आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू साइकिल,
तो इस तरीके से आता है हाउ टू करके, तो उसके साथ टू लगता ही लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखना चाहिए। बुक में इतना लेंदी करके दे दिया जाता है, मानो कि उस रूल को मतलब बहुत ज़्यादा दे देता है, जिसका यूज है नहीं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कम पूछा जाता है, वो कॉमन सी बातें लगभग सबको आते हैं। नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं, इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो और इन सारे ट्रांसलेशन को सीखने की कोशिश कर सकते हो। देखो क्या है, फर्स्ट है देयर वर मेनी पीपल टू हेल्प मी, वहाँ मुझे मदद करने के लिए बहुत लोग थे। तो यहाँ पर क्या है, टू हेल्प आया है ना, टू लगा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रखो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे मुझे हेल्प करने के लिए। वो हेल्प से रिलेट मत करना, उस हेल्प के बारे में बताया था कि हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसके पहले टू लगता है, टू नहीं भी लगता है, आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, उसके पहले इन लगता है। तो ये सारे इसके बाद आने वाले वर्ब के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर रूल से कनेक्ट मत करना, यहाँ पर सीधा सीधा ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश करो अगर नहीं आते आपको तो। लेकिन बहुत सारे आप में भी से ऐसे लोग होंगे जो ये सारे को तो जानते हैं, लेकिन जो मैं नीचे दिया हूँ ना उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे उसका कि एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो बहुत सारा चीज़ को इंक्लूड किया हूँ इसमें, देख लो। तो यहाँ पर टू लगा है कैसे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे ट्रांसलेशन के थ्रू। देयर वर मेनी पीपल टू हेल्प मी, वहाँ मुझे मदद करने के लिए बहुत लोग थे। आई डोंट हैव इनफ मनी टू गिव यू, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है आपको देने के लिए, है ना। तो देने के लिए सेंस में, के लिए के सेंस में टू का यूज यहाँ पर किया जा रहा है ना। मदद करने के लिए के यहाँ पर टू यूज़ किया गया है। फिर आई डोंट नो वेयर टू गो एट दिस मोमेंट, मुझे नहीं मालूम कि इस क्षण कहाँ जाऊँ। तो यहाँ भी क्या है, गो के पहले टू लगा है। फिर है वी वर नॉट श्योर वॉट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम श्योर नहीं थे कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या करें। व्हाट टू डू ये हमेशा आता है, इसका मतलब होता है क्या, व्हाट टू डू, है ना, कि क्या करें। एक गाने सुनो ना आप लोग, हाउसफुल में शायद ये गाना था कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा मैं क्या करूं, ऐसे करके गाना था। तो उसमें भी जो व्हाट टू डू आया है ना, उसका मतलब क्या होता है। गाने थोड़ा आप लोग सुनते हो तो ध्यान से सुना करो। वैसे मैं गाने को बहुत दिलचस्पी से सुनता हूँ, चाहे गाना कोई भी हो, है ना। तो देख लो, तमिल गाने एक वक्त हुआ करता था, तमिल गाने में बहुत ज़्यादा सुना करता था। तो वही कहने का मतलब कि व्हाट टू डू का मतलब है क्या करें, व्हाट नॉट टू डू क्या नहीं करें। अगर आपको कोई बोले कि इसका ट्रांसलेट करो कि क्या ना करें, तो यहाँ होगा व्हाट नॉट टू डू, है ना। तो बहुत लोग कह देता है कि नहीं व्हाट टू नॉट डू, ऐसे कर देता है, नॉट के पहले टू लगा देता है, लेकिन यहाँ नॉट के बाद टू लगेगा। कैसे लगेगा ये तो मैं फर्स्ट रूल में ही आज मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है देख लो कि वी वर नॉट श्योर व्हाट टू डू, हम श्योर नहीं थे कि क्या करें, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के लिए। तो टू इसके पहले भी आया, टू यहाँ भी आया है, याद रखो इस तरीके के सेंटेंसेस को। प्लीज़ टेल मी व्हेन टू अराइव एट द पार्टी, कृपया मुझे बताइए कि पार्टी में कब पहुँचें, है ना। नेक्स्ट आपका आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू रीड तमिल, मैं तमिल पढ़ना नहीं जानता। अब फिर मुझे नहीं पता कि तमिल कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि तैरा कैसे जाता है। लेकिन इसको अगर सिर्फ दे दे मैं तैरना नहीं जानता, इसका मतलब है आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता, मैं तमिल पढ़ना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू रीड तमिल, है ना। तो ये है। नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन इज़ टू स्टार्ट, यहाँ भी टू आया है, मतलब परीक्षा शुरू होने वाली है। इस फॉर्मेट को याद रखो, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि इस तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं वो बताना चाह रहा है कि अभी अभी कुछ होने वाला है ना, अभी अभी कुछ होने वाला है। तो ये दो सेंटेंस को याद रखना। द एग्जामिनेशन इज़ टू स्टार्ट, परीक्षा शुरू होने वाली है। ही इज़ अबाउट टू कम, वह तुरंत पहुँचने वाला है। तो तुरंत पहुँचने के सेंस में अबाउट टू लगता है ना, तुरंत होने वाले के सेंस में अबाउट टू लगता है। ही इज़ अबाउट टू कम, वह तुरंत पहुँचने वाला है ना। तो इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट है आपका क्या, यू विल हैव टू गो। अब आगे के जो सेंटेंसेस हैं इसका मतलब है मजबूरी सेंस करता है, सेंस यहाँ पर देता है ना। अब फिर ज़बरदस्ती वाला सेंस देता है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, समझ रहे हो। अब फिर ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ होती है कि नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा होना ही चाहिए, तो इसके सेंस में टू वाला चीज़ यूज होता है। जैसे यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब फिर तुम्हें जाना होगा। टीचर्स मतलब यहाँ ज़रूरत को कह रहा है, यहाँ पर ज़बरदस्ती को कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा तो होना ही चाहिए। टीचर्स हैव टू बी पंक्चुअल, समय का पाबंद होने की ज़रूरत है। किसको, टीचर्स को। यहाँ टीचर्स मिसिंग है ना हिंदी वाले में, देख लो। देयर इज़ बाउंड टू बी लव, प्यार तो होना ही है। तो यहाँ पर बाउंड टू का यूज है, यहाँ भी बाउंड टू का यूज है, यहाँ भी बाउंड टू का यूज है। सेंस आप पकड़ लेना कि क्या इसका मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो देयर इज़ बाउंड टू बी लव, प्यार तो होना ही है। देयर वॉज बाउंड टू बी लव, प्यार तो होना ही था। देयर इज़ बाउंड टू बी चेंजिंग, परिवर्तन तो होना ही था, है ना। तो भूलना नहीं।
नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो, देयर इज सर्टेन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि लव है तो लविंग क्यों नहीं है, यहाँ पे चेंजिंग क्यों है। तो इस फॉर्मेट को डायरेक्टली याद रखो, है ना। बहुत ज़्यादा रूल्स ही पढ़ते रह जाओगे ना तो बहुत चीज़ें छूट जाएंगी लाइफ में। बस ऐसे ही रूल पढ़ते ही रह जाओगे। कॉमन कॉमन सी चीज़ों को मैं रूल में इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसलिए ट्रांसलेशन यहाँ पर दे रखा हूँ। देख लो, कह रहा है, अच्छा एक चीज़ मुझे याद आया, देख लो, जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था तो फर्स्ट रूल में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसके पहले द का प्रयोग कब लगता है कब नहीं लगता, ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अब आप लोग कहोगे कि सर इसको आपने इंक्लूड नहीं किया, आपने रूल में नहीं पढ़ाया। किस चीज़ को मैं बताता हूँ, जैसे ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट में लिखा हूँ इसको, है ना, लिख ही देता हूँ फ्रेंड। अब देख लो कि सर बेस्ट के पहले तो यहाँ पर द लगा है, फिर गलत क्यों है। तो भाई ये कोई रूल में रूल है, ये किसको नहीं आता भाई कि यहाँ पे द नहीं लगता। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लोजेस्ट बैचमेट, ऐसे कह सकते हो। तो क्या है, क्लोजेस्ट, बेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के अगर पोसेसिव प्रोनाउन आता है तो बीच में द नहीं लगाया जाता। ये कॉमन सी बात है। आप लोग जो चीज़ को हर दिन यूज़ करते हो ना, डे टू डे लाइफ में जिस सेंटेंसेस को यूज़ करते हो उसको मैं रूल में क्यों इंक्लूड करूँ। तो वही बात है, इसलिए मैंने इस रूल को नहीं इंक्लूड किया हुआ था कि ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड। भाई द नहीं लगेगा वहाँ पे, कभी नहीं बोलते आप ऐसा, कहते हो कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ना कि द बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे रूल्स को ट्रांसलेशन के थ्रू याद रखा करो और सबको इंक्लूड करना जरूरी भी नहीं है। देख लो क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे क्या था, देयर इज सर्टेन टू बी टसल है, सर्टेन टू बी टसल बिटवीन देम ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर उन लोगों के बीच हाथापाई होना निश्चित है। टसल का मतलब हाथापाई होना, झगड़े लड़ाई होना। देयर इज सर्टेन टू बी विक्ट्री ऑफ लव, प्यार की जीत निश्चित है। आई वुड रादर डाई दैन बेग। ऐसे प्यार व्यार जो इस सेंटेंस को मैं लिखा हूँ ना, इसको आप लोग अपनी ज़िंदगी से मत रिलेट करना, क्योंकि लव के चक्कर में लोग घर से निकाल दिए जाते हैं। क्यों फालतू का टेंशन मोल लोगे, है ना। जिस चीज़ को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, कोशिश करो कि आप फैमिली की तरफ जाओ, फालतू की ये बहकावे की रंगीन दुनिया में मत पड़ो और घर के खिलाफ मत जाओ। मैं यही आप लोग को बताऊँगा। कई सारे लोगों को बर्बाद होते देखा, सड़क पे आते हुए भी देखा है ना। तो आखिरकार जो भी है फैमिली होती है। भले ही वो आपसे हेट करे, भले ही फैमिली में बहुत ज़्यादा आदर सम्मान प्यार ना मिले, लेकिन आखिरकार जो कहते हैं ना कि परिंदा अगर दिन भर कहीं भी चला जाए, आखिरकार उसे लौट करके घोंसले में ही आना है। तो ये रंगीन दुनिया आपको कहीं भी भटका देगी ना प्यार व्यार के चक्कर में, लेकिन आप आखिरकार घर की ओर ही आओगे और खुश रहोगे। और बहुत कम % में ऐसे लोग होते हैं जो बीवी के साथ खुश रहते हैं माँ बाप को त्याग देने के बाद भी। तो ऐसा करना भी नहीं है, ऊपर जाने के बाद भी भगवान क्षमा नहीं करेंगे आपको, है ना। माँ बाप को छोड़ना नहीं है। अब देख लो क्या है, देयर इज सर्टेन टू बी विक्ट्री ऑफ लव, प्यार की जीत निश्चित है। फिर है आई वुड रादर डाई दैन बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। नेक्स्ट है, इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप, भारत वर्ल्ड कप जीता होता। यू हैड बेटर वाला आ गया ना, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। अब फिर इसको दूसरे तरीके से हैड रादर भी कह सकते हैं। तो यू हैड रादर सी अ डॉक्टर, आपके लिए डॉक्टर से मिलना अच्छा होगा। नेक्स्ट है, शी हैड बेटर टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा। और फिर उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उचित होगा, है ना। तो हैड बेटर का मतलब उचित होगा और फिर अच्छा होगा के सेंस में लिया जाता है। तो हम लोग बहुत कुछ सीखे। एक बार मैं रिकैप करा दूं क्या रूल का, ठीक है। वीडियो नहीं लाइक किया ना तो बिल्कुल यार, मतलब सच में बताऊं, मतलब मेरे जो अंदर से विशेष है ना आपके लिए बिल्कुल नहीं निकलेगी। आप चाहते हो कि मैं मोटिवेटेड रहूं, वीडियो को लाइक करो यार, ज़बरदस्त लाइक करो, है ना। तो ये रूल क्या था कि अगर इन्फिनिटी को नेगेटिव बनाना है तो नॉट को टू के पहले रखना होगा, नॉट को टू के पहले रखना होगा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है देख लो। नेक्स्ट कह रहा है वही वाली बात कि ये लेट, मेक और वुड रादर, शुड रादर, वुड बेटर, शुड बेटर, रादर दैन, हैड बेटर, ये सारे अगर वर्ड्स हैं तो दो ही क्लास में याद रखना है, लेट और मेक को एक साथ, बाकी को एक साथ। तो ये सारे अगर वर्ड्स हैं तो इसके बाद आने वाले जो भी वर्ब्स होते हैं यानी इन्फिनिटी होते हैं वो बिना टू का आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि ये सारे जो हैं कम गरीब लोग हैं, मतलब कम अमीर लोग हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कैसे लोग आते हैं, भूखे नंगे लोग ही आते हैं, है ना, मतलब बिना टू का आते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल कि सी, हियर, फील, वॉच एंड नोटिस के बाद
V1 जो आता है वो बिना टू का भी आता है और VING वाला लोग भी आता है। और तीसरे क्लास के लोग हैं हाईली रिच लोग। कौन होते हैं? जो सबकी मदद करता है, भगवान है वो, उसके पास हर कोई आता है। बिना टू वाला भी आता है, टू वाला भी आता है और VING वाला भी आता है, लेकिन एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि VING अगर हेल्प के बाद आए तो उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक, नेक्स्ट है स्पेशल केस में कि हेल्प, सी, हियर और मेक ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में हो तो इसके बाद जो भी वर्ब्स आता है फर्स्ट फॉर्म में वो क्या होता है कि बिना टू का रहता है, सिर्फ V1 रहता है, टू नहीं आता। और अगर पैसिव में रहता है तो उसके पहले टू लगाना पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका सजेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव जो आता है बिना टू का यूज नहीं होता है, बल्कि दैट क्लाउज का यूज होता है। तो देख लो, इसके बाद सजेस्टर के बाद आया है ये और टू मेक आया है, और फिर बिना टू का भी अगर ये आता तो भी ये गलत हो जाता। यहाँ पर क्या आना चाहिए? दैट वाला क्लाउज आना चाहिए कि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट आई टेक मेडिसिन रेगुलरली। और वैसे इस रूल्स को आप क्या करोगे, आप पढ़ने वाले हो कहाँ? जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना, वैसे इसको याद रखने की कोशिश करना अभी से। और ये सारे ट्रांसलेशन को क्या रिवाइज करना, अभी तो मैं बहुत कुछ बता ही दिया आपको। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को और मुझे मोटिवेट करो, है ना। और चैनल जैसे ग्रो करेगा ना, आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि सर का मेहनत कुछ रंग ला रहा है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।